वेलकम बैक। आज हम लॉ ऑफ वन का चैप्टर 6 करेंगे। हो सकता है कि मुझे इसे दो हिस्सों में करना पड़े क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आज वो थोड़ा सा जो हीलिंग के बारे में बता रहे थे वो हीलिंग के बारे में बात को पूरा करेंगे और उसके बाद यूएफओस के बारे में बात करेंगे। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू एंड साउंड। Oops, all right. तो रा कहते हैं, हम रा हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, हम कल के विषय को जारी रखना चाहेंगे। हमें इसे पहले रोकना पड़ा। आगे जो था उसने क्या कहा वो सुनाई नहीं दिया। तो रा कहते हैं, हम रा हैं, ये हमारे साथ ठीक है, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम हीलिंग की ऊर्जा शक्तियों के विकास के संबंधित सिखाने सीखने के तीसरे क्षेत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। कल तो चौथा कर रहा था। अच्छा, पता नहीं, शायद मुझसे गलती हुई। शायद चौथा नहीं। कौन आया? कोई आया, एक सेकेंड। ओके, हाय देवयानी, हाउ आर यू? ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके, तो आ, वो कहते हैं कि हम जो हीलिंग के बारे में पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे उसके बारे में अब हम बताते हैं आपको। आ, तीसरा क्षेत्र आध्यात्मिक समूह है जो कि शक्ति, हाँ वो पहला उसने शरीर की बात की थी, फिर मन की बात की थी, फिर शरीर और मन सामने वाले का उसके बारे में बात की थी। उसमें वो चार चरण पूरे हुए और अब वो आध्यात्मिक समूह यानी कि स्पिरिचुअल ग्रुप की बात कर रहे हैं। चेतना के क्षेत्र को सम्मिलित करता है जो कि आपके मन शरीर आत्मा समूह का सबसे कम विकृत रूप है। आई विल एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश। देवयानी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके। आत्मा की खोज तथा संतुलन सीखने सिखाने का सबसे लंबा तथा जटिल हिस्सा होता है। हम मन को एक पेड़ की तरह मान सकते हैं। मन शरीर को नियंत्रित करता है। मन जो एकाग्र, संतुलित और जागरूक होने के साथ साथ शरीर जिन भी झुकावों या विकृतियों से सहज हो, उसे उस उपकरण के लिए उचित रूप से संतुलित बनाता है। तब वो उपकरण इस महान कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो बेसिकली बता रहे हैं कि हीलिंग सीखने का या सिखाने का जो तीसरा चरण है वो क्या है, कि अपनी हीलिंग ऊर्जाओं को किस तरह से बढ़ाना है, बेहतर करना है। तो वो कहते हैं कि जो तीसरा हिस्सा है वो आध्यात्मिक ग्रुप का है, समूह, जिसके अंदर ये शक्ति और कॉन्शियसनेस, मतलब जिन जो जागरूक हैं, जो जानते हैं, जिनकी चेतना में इस बारे में। ओके, somebody else joined, one second. उप्स, सॉरी। अब मैं ऐड कर दूं, मुझे नहीं पता था कोई ऐड होगा, इसलिए मैंने वो बाय डिफॉल्ट नहीं किया था। अच्छा, ओके, ऑल राइट। तो आगे वो ये कहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल ग्रुप की शक्ति या चेतना है ये सबसे कम विकृत है, मतलब इसके अंदर विकृतियां, डिस्टॉर्शंस कम होती हैं। आपके आप एक इंसान के मन शरीर आत्मा के बजाय। The exploration and balance of the soul is the longest and most complex part of teaching learning. तो जहां हम अपनी आत्मा के बारे में जानना और उसको संतुलित करने की बात करते हैं, उसको हील करने का जो सीखना सिखाने का हिस्सा है वो बहुत लंबा है। तो क्यों ना हम अपने मन को, मतलब यहाँ पे वो माइंड कह रहे हैं। अब एक चीज समझने की जरूरत है कि माइंड, हार्ट और ब्रेन, ये तीन अलग चीजें। माइंड का मतलब है मन, माइंड का मतलब है जो
दिल और दिमाग दोनों का मिला जुला मिश्रण होकर आपके अंदर होता है। जैसे कि ओके, ऑल राइट, सो एक मिनट, मैं अपने इस हिस्से को जरा पॉज करती हूँ। हाय, आई एम सॉरी, मुझे रुकना पड़ा बीच में। आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन फॉर यू ऑल। तो वो कहते हैं यहाँ के जो अम, हमारा शरीर है, उसे, या हमारा दिमाग, हमारा मन जो है, उसे एक पेड़ की तरह समझो। तो हमारा मन जो है वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, मतलब उस क्या करना है क्या नहीं करना है। और क्योंकि जब हमारा मन फोकस्ड है, संतुलित है, और एकाग्रता उसकी अच्छी है, जब वो जानता है क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, और अपनी बॉडी को क्या कंट्रोल्स या मैसेजेस दे रहा है, और शरीर के अंदर जो भी विकृतियां हो रही हैं उनको, उनके अंदर कंफर्ट, कंफर्ट को क्या बोलते हैं, सहज हो, शरीर का झुकाव, विकृतियां सहज हो, मतलब कि शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीजें होना जिसके साथ शरीर कंफर्टेबल है या नहीं है, उस हिसाब से शरीर को कंफर्टेबल बनाना, मन को कंफर्टेबल बनाना। तो ये जब मन शरीर के लिए करता है तो इंसान को पूरी तरह से संतुलन में लाकर कंफर्टेबल बनाता है। देन दैट इंस्ट्रूमेंट इज रेडी टू परफॉर्म दिस। तब जाकर एक इंसान जो हीलिंग करना चाह रहा है वो हीलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे वायु और अग्नि काम करते हैं। सॉरी। आध्यात्मिक शरीर का ऊर्जा क्षेत्र मार्ग या चैनल के रूप में कार्य करता है। आध्यात्मिक शरीर ऊर्जा का ऊर्जा क्षेत्र, आध्यात्मिक शरीर का ऊर्जा क्षेत्र मतलब एक इंसान का जो आध्यात्मिक मन है, या मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल बॉडी है, उसकी जो एनर्जी है वो रास्ता दिखाने के या चैनलिंग करने के काम में हेल्प करती है। जब शरीर और मन ग्रहणशील और खुले होते हैं तब आत्मा इकाई के रूप की ओर बढ़ने वाली व्यक्तिगत ऊर्जा की इच्छा तथा नीचे की ओर जाने वाली रचनात्मक अग्नि और वायु के बीच एक शक्ल या संपर्क बनाने वाले की तरह कार्य करती है। When the body and mind are receptive and open, the soul acts as a shuttle or liaison in between the entities, upward moving personal energy and downward moving creative fire and air. तो वो कहते हैं कि हमारी जो ऊर्जा है वो अग्नि और पानी की तरह काम करता है। अब अगर आप चक्र कोर्स करते तो आपको समझ में आता, या करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वो कहीं से नीचे से ऊपर जाती है और कहीं ऊपर से नीचे आती है। और अगर उसके विपरीत आप किसी को आ, मतलब एनर्जी देते हैं, ऑपोजिट एनर्जी देते हैं, अगर कहीं से वो नीचे से ऊपर जा रही है और आपने ऊपर से नीचे एनर्जी दे दी तो उसकी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। तो हमारे शरीर के अंदर भी जो एनर्जी है वो एक तरीके से चलती है, और उस तरीके से ही अगर उसके साथ हीलिंग सही तरीके से होगी तो बॉडी को ताकत मिलेगी, मन को ताकत मिलेगी। तो जब आपका शरीर और आपका दिमाग पूरी तरह से हीलिंग के लिए ओपन होता है, इसीलिए कहते हैं कि जब किसी की हीलिंग करो तो सामने वाला हीलिंग के लिए ओपन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका मन किया इसको हीलिंग दे दें और आप दे देते हैं, मतलब हाँ, कई बार मैं भी ऐसा करती हूँ अपने बच्चों को, हस्बैंड को, मम्मी को, तो मैं भी दे देती हूँ हीलिंग। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं उनसे कहूंगी तो वो तो अपनाने नहीं वाले हैं, वो तो हाँ नहीं बोलने वाले हैं, तो मैं तो खुद ही दे देती हूँ। मतलब नहीं करना चाहिए वैसे परमिशन के बिना। So what I do is a different kind of healing where I don't give healing, I ask the God to give healing. So उसके अंदर वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो गॉड की प्रॉब्लम। सो इस तरह से जब किसी इंसान का मन और उसका शरीर हीलिंग
एक्सेप्ट करने के लिए ओपन है। अब कई बार क्या होता है कि इंसान मुंह से बोल देगा कि ओके कर दो हीलिंग, लेकिन सबकॉन्शियसली उसका माइंड क्लोज्ड होगा, या कॉन्शियसली वो बोलेगा कि नहीं मुझे हीलिंग नहीं चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियसली उसका माइंड ओपन होगा। तो ऐसा भी होता है। तो एस मतलब हीलिंग के समय में जब परमिशन है और मन और शरीर हीलिंग लेने के लिए परमिशन देता है या ओपन है, तो जो आत्मा है वहां पर वो एक शटल की तरह काम करती है कि वो हीलिंग एनर्जी को जहां से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जिस तरह से घूमनी चाहिए उस तरह से उसको हीलिंग सही तरीके से वो अंदर पहुंचाती है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। हीलिंग की क्षमता अन्य सभी असाधारण क्षमता की तरह ही होती है। जैसा कि ये उपकरण इसे कहती है, वो अनंत बुद्धिमानिता में एक रास्ता या शटल खुलने के कारण प्रभावित होता है। आपके तल में ऐसे कई लोग हैं जिनके आत्मीय ऊर्जा क्षेत्र में अनियमित छेद या प्रवेश द्वार होते हैं, जो कि कभी कुछ रसायन के ग्रहण करने से होता है, जैसे कि एलएसडी, जो अपने ऊर्जा के स्रोत को अव्यवस्थित और अनियंत्रित रूप से उपयोग करने में सक्षम होते हैं। तो वो यहाँ पर वो ऑरा की बात कर रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि आपकी सोल आपकी हीलिंग कर रही है, लेकिन कुछ कठिनाइयां या कुछ ब्लॉकेजेस आ सकती हैं। तो जब ये सोल हीलिंग की ऊर्जा को आ, के साथ काम कर रही है, तो वो बेसिकली अनंत बुद्धिमानिता के साथ काम कर रही है। मतलब गॉड एनर्जी को आपके अंदर कंट्रोल कर रही है, या उसे जहां जिस तरह से होना चाहिए उसे पहुंचा रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों के ऑरा के अंदर, जो ऑरा हमारे शरीर के आसपास होता है, ये ऑरा इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। और जब आपका ऑरा इज कंट्रोल्ड बाय इमोशन, सो एनीवे, तो वो जो आपकी स्पिरिचुअल फील्ड है, आपका जो ऑरा है, उसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं। और ये जो ऑरा होता है, इसके अंदर कभी कभी अगर आप इस तरह की कोई चीज ले लें, जैसे जैसे केमिकल्स आप खाते हैं, एलएसडी, एक्सटेसी, कोकेन, इस तरह के जब आप केमिकल्स वाली चीजें लेते हैं। अब यहाँ पर तो वो सिर्फ एलएसडी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में शायद इतने केमिकल वाली खाद्य पदार्थ नहीं थे, लेकिन आज की डेट में इतने सारे पैकेज्ड फूड्स हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं। शैम्पू कंडीशनर में केमिकल्स, परफ्यूम लगाते हैं उसमें केमिकल्स। केमिकल वाली जो चीजें होती हैं वो आपके ऑरा में न सिर्फ होल करेंगी बल्कि नेगेटिव एंटिटीज को अट्रैक्ट करेंगी। तो वो जो होल्स होते हैं उसके, जो आपके ऑरा में होल शराब पीने से हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब आप बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं, तब भी आपका ऑरा वीक हो जाता है। और तब अपने ऑरा की ताकत को बैलेंस करना या उसे कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं रहता। और ऐसे टाइम पे बहुत सारे नेगेटिव एंटिटीज, भूत प्रेत जिन आपके ऑरा में एंटर कर सकते हैं, आपको चिपक सकते हैं, आपके घर में आ सकते हैं अगर घर की एनर्जी अच्छी नहीं है। और आपके अंदर भी जा सकते हैं। देर आर समटाइम्स आप रात को सोए, आपने एस्ट्रल ट्रैवल किया, तो वो एनर्जी आपके अंदर आ गई। तो कई बार होता है लोगों के वॉक इन सोल्स होते हैं, या कई बार लोगों के एक शरीर में दो दो तीन तीन इस तरह से स्पिरिट्स आ जाती हैं। तो ये होता है। तो इस तरह, इसी वजह से इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। Purpose of opening this channel more carefully and consciously by the healer is to serve more reliably, which is done by the healer in quite common and minor ways. तो वो कहते हैं कि जब आप किसी इंसान की हीलिंग करते हैं, तो जब आप उनका ऑरा खोलते हैं, तो सबसे पहला क्या था कि आपका हीलर का अपना ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, हीलर की अपनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और वो क्रिस्टलाइज्ड होना चाहिए, मतलब कि उस इंटेलिजेंट इंफिनिटी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसे अपने अंदर पूरी तरह से समाना चाहिए।
उसके बाद जब आप लोगों की करते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि सामने वाले की, क्योंकि जब आप हीलिंग करते हैं तो पहले आप उसके ऑरा को खोलेंगे, उसमें से नेगेटिविटी निकालेंगे और उसके बाद उसका ऑरा लॉक करेंगे। तो इस तरह क्रिस्टल्स के साथ ऐसा होता है, और भी चीजों के साथ ऐसा होता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हीलर ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो हीलिंग के बजाय उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हीलर सोच समझ के चुनो। और आ, फिर वो कहता है कि ध्यान से जब हीलर उनके ऑरा को चैनल खोलता है और चैनलिंग करता है इंटेलिजेंट इन्फिनिटी की, अलग अलग तरीकों से लोग करते हैं, तो दूसरों को ये लग सकता है कि अरे ये तो जादू कर रहा है, अरे इसने तो इसको ठीक कर दिया, इसने तो बस इसके सर पे हाथ रखा और ये ठीक हो गया, इसने तो बस इसके ऊपर ऐसे हाथ घुमाया और ये ठीक हो गया। ऐसा वो जादू नहीं है। लेकिन जिनको ये अपना काम करना आता है इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट इन्फिनिट इंटेलिजेंस के साथ या इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के साथ जुड़ना और उसे चैनल करना आता है, उनके लिए ये एक बहुत ही आम चीज है। और इसे आम चीज ही समझना चाहिए क्योंकि इसे हर इंसान कर सकता है, हर इंसान सीख सकता है। ये कोई जादू है नहीं, ये काबिलियत भगवान ने हर एक को दी है। हर एक में काबिलियत है भगवान बनने की। तो कभी कभी जो हीलर होता है जब वो इस तरह के काम करने लगता है तो उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकते हैं। जैसे कि जब मैं हीलिंग करती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मैं इसलिए हीलिंग नहीं करती। तो अगर मैं अपनी प्रोटेक्शन करके मैं हीलिंग करूं तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। और धीरे धीरे जब वो कहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगते हैं, वो क्यों आने लगते हैं? क्योंकि आप जितना इंटेलिजेंट इन्फिनिटी से जुड़ते हो, जितना हीलिंग की प्रैक्टिस करते हो, उतना आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाता है और आपके अंदर से इंटेलिजेंट इन्फिनिटी जब या इन्फिनिट इंटेलिजेंस जब प्रवाह करता है तो आपका थर्ड आई खुल सकता है या आपकी कैपेबिलिटीज और गिफ्ट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं और उनका काम चलता रहता है। फिर वो कहते हैं कि इस समय हमें लगता है कि इतना सीखना आपके लिए बहुत है। आगे जब आपको लगेगा कि आपने इतना सीख लिया है, इसको प्रैक्टिस कर लिया है, तो हमने आपको अब तक जो सिखाया है अगर वो आप प्रैक्टिस कर लेते हो, उसमें आप परफेक्ट हो जाते हो, तब हीलिंग के अनुभव में इस प्रवेश द्वार के कार्यों और उपयोगों की अधिक सटीक समझ में हम आपका मार्गदर्शन करना शुरू करेंगे कि जब आप इतना सीख लोगे, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आगे आपको क्या करना है, बिल्कुल सटीक तरीके से आपको इस हीलिंग एक्सपीरियंस या इस गेटवे, इन्फिनिट इंटेलिजेंस के गेटवे का इस्तेमाल किस सही तरीके से करना है हम आपको तब बताएंगे। तो डॉन कहता है, मुझसे पूछा गया है कि क्या टॉम फ्लैहार्टी इस मेडिटेशन सर्कल में इनमें से किसी एक संपर्क सत्र में भाग लेना संभव, मतलब वो चाहते थे। टॉम फ्लैहार्टी इनके ग्रुप का एक इंसान था, वो चाहता था, मेरे ख्याल से उसकी कोई किताब भी है, बहुत पॉपुलर है। तो वो चाहता था इस मेडिटेशन ग्रुप में हिस्सा बनना। तो डॉन वो पूछ रहा है, तो रा कहता है कि ये जो टॉम फ्लैहार्टी है इसका आप चाहते हैं, मतलब उसको इस सेशन में लाना, क्या आप उसे जानते हैं? आप उसे अच्छे से जानते हैं और आपने उसे समझाया है यहाँ पूरी तरह से कि यहाँ पे क्या होता है? तो डॉन कहता है, मुझे पक्का यकीन नहीं है कि साजो सामान से आपका क्या मतलब है। कि राह ने कहा कि आप जिस तरह से रिचुअल करते हो, कारला के पीछे सामान रखते हो, जिस तरह से मेडिटेशन होती है, सब कुछ, क्या आपने उसको ये सब बताया है? क्या वो इस बारे में जानता है कि ये क्यों है, क्या है, कैसे है, वगैरह? तो डॉन कहता है, मुझे समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो वो रा कहते हैं कि हम उन प्रतीकात्मक वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं
जिससे इस उपकरण की विकृति प्रेम रोशनी की ओर प्रेरित होती है। इस उपकरण की देखभाल के लिए इन वस्तुओं को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए और यहाँ उपस्थित सारे लोगों में प्रेमपूर्ण स्वीकृति होना महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें शामिल साजो सामान का वर्णन किया जाना चाहिए। इसमें शामिल सामान का वर्णन किया जाना चाहिए और उसकी उपस्थिति को सिखाने सीखने के अपने शब्दों में समझाया जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास आवश्यक परिणामों के लिए उचित नजरिया है। एम्बुलेंस आई है या फायर ब्रिगेड है, क्या पुलिस की गाड़ी है, क्या मालूम। कितना आवाज, पता नहीं आप लोगों को तो नहीं आई, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। तो राह कहते हैं कि वो जो कारला के सर के पीछे वो जो सामान रखा है, जो उसकी सुरक्षा के लिए है, वो सही तरीके से होना चाहिए और उस इंसान को पता होना चाहिए कि ये क्यों रखा है, कैसे रखा है। और बेहतर होगा कि आप उसे अपने शब्दों में समझाओ, क्योंकि आप तो पूरी बात जानते हो और शायद हमारी बात उसे समझ में ना आए और उसके दिमाग में जो ईश्वर की या लव लाइट की जो धारणाएं हैं, हो सकता है वो कुछ अलग हों। तो बेहतर है कि आप उसे समझा के यहाँ लेकर आना। तो वो मुझे समझेगा। हम्म, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। वो मुझे हमारी बात समझ पाएगा। हम बहुत सावधान रहेंगे कि टॉम के उपस्थित होने से पहले हम उसे पूरी तरह से सूचित कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में कुछ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को शामिल करने का यह उपयुक्त समय हो सकता है। संभवतः वो जानकारी जिसका संबंध आपके पृथ्वी से जुड़ने से पहले से है। जैसा कि आप कहाँ से आए थे, क्या इस बारे में बताना संभव है? तो वो कहता है ठीक है, उसको तो हम समझा देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि बुक के अंदर हम ये हीलिंग वगैरह तो आप हमें सिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी धरती के साथ जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ और लिखना चाहेंगे किताब में, ताकि लोग आपके बारे में जाने। तो क्या आप इस बारे में हमें कुछ और बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, दिस इज क्वेश्चन 6.4। रा कहते हैं, हम रा हैं, हम उस सामूहिक स्मृति समूह के साथ हैं जिसका मैं एक हिस्सा हूँ, उनमें से एक हूँ जो आपके अपने सौर मंडल के भीतर किसी दूसरे ग्रह से बाहर की ओर यात्रा करके आए थे। ये ग्रहों का प्रभाव था जिससे आप शुक्र कहते हैं। तो वो बेसिकली ये कह रहा है कि हम पहले शुक्र पे रहते थे, अब हम एक रा समूह के हैं, मतलब मैं उस पूरे ग्रुप का हूँ। हम लोग सूरज पे रहते हैं जो आप ही के सोलर सिस्टम के हैं। हम आपके गणना अनुसार काफी पुरानी सभ्यता के हैं, मतलब आपके धरती पे जो मैथ्स है, जो जिस तरह से आप सालों को गिनते हैं, उसके हिसाब से तो हम बहुत हजारों साल पुराने हैं। जब हम छठे आयाम में थे तब हमारा भौतिक अस्तित्व ऐसा था। अब यहाँ पर बाद में नीचे फुटनोट में लिखा गया है कि शायद यहाँ पर रा, क्योंकि 8.20 क्वेश्चन में, 8 चैप्टर में 20 क्वेश्चन में भी इस बारे में रा ने जिक्र किया है। तो यहाँ पे शायद वो थर्ड डेंसिटी के बोलना चाह रहे थे, गलती से मुंह से या तो उनसे या तो कार्ला से सिक्स डेंसिटी निकल गई। तो वो छठे आयाम के नहीं, वो तीसरे घनत्वता में जब वो थे तो उनका शरीर जो था, उनकी स्किन जो थी, वो गोल्डन थी, बहुत लंबे पतले थे। और अ, हमारे भौतिक शरीर समूह का आवरण, जिसे आप त्वचा कहते हैं, सुनहरी चमक की थी। तो गोल्डन कलर के हुआ करते थे जब वो थर्ड डेंसिटी में थे। इसी रूप में हमने आपके लोगों के बीच आने का निश्चय किया था और हम इसी तरह से आपके धरती के ऊपर आए थे। उस समय आपके लोग शारीरिक बनावट में हमसे बहुत अलग थे, जैसा कि आप इसे कह सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद उस समय वो बहुत लंबे चौड़े ऊंचे होंगे। हम इस प्रकार आबादी के साथ अच्छी तरह से घुल मिल नहीं पाए। अच्छा, एक चीज और, राह आए थे इजिप्ट की तरफ और वहां के लोग जो हैं वो काले होते हैं। तो डार्क, मतलब अफ्रीकन लोग, इजिप्शियंस भी थोड़े डार्क होते हैं क्योंकि वहां गर्मी और धूप बहुत ज्यादा है। तो शायद इस बारे में बात कर रहे हैं वो।
तो वो कहते हैं कि इस वजह से हम दिस इज इजिप्ट, हम उनके साथ बातचीत और घुल मिल नहीं पाए क्योंकि जाहिर तौर पर हम उनसे अलग थे। तो ऑब्वियसली वो लोग हैरान हो गए होंगे कि ये कौन है, कहाँ से आया। इस प्रकार हमारी यात्रा अपेक्षाकृत कम समय के लिए थी, तो हम बहुत कम समय के लिए, ये इजिप्ट नहीं है, कम समय के लिए आए थे क्योंकि हमने स्वयं को पाखंड पूर्ण स्थिति में पाया। मतलब लोगों ने हमें भगवान बनाना शुरू कर दिया कि ये भगवान है, ये है, वो है। तो इसलिए हम वहां से निकल गए। जब आप सभी ने हमें अपना अदर सेल्फ समझा, ना सिर्फ भगवान, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है अदर सेल्फ समझा, अन्य स्वयं। मतलब कि आ, हमें उनको लगा कि हम उनके दुश्मन हैं, हम उनका बुरा करने आए। आ, अन्य स्वयं ना समझकर अलग समझा। आप सभी ने हमें अपना अन्य स्वयं ना समझकर अलग समझा, नहीं अदर सेल्फ नहीं समझा लेकिन अलग समझा हमसे। यही वो समय था जब हमने ऐसी संरचनाएं बनाई जिसमें अच्छा अच्छा, ये इजिप्ट की ही बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यही वो टाइम था जब हमने वो पिरामिड्स बनाए थे जिसमें आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हो। तो उन्होंने हमें अपना दुश्मन नहीं समझा लेकिन उन्होंने हमें भगवान समझा और अपने से अलग समझा। वो लॉ ऑफ वन को नहीं समझते थे, वो ये नहीं समझते थे कि वो और हम एक ही हैं। तो आज भी अगर राह इस तरह से आएगा तो हम, मेरे ख्याल से, अब पता है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए झटका तो लगता ही है। तो यहाँ पे वही फुटनोट है। आपने शुक्र ग्रह से इस तरह इस ग्रह तक की यात्रा कैसे की? हमने सोच का इस्तेमाल किया। तो वो डॉन पूछता है कि आपने वीनस से धरती पे आप कैसे आए? मतलब कोई यूएफओ में आए, किस तरह आए? तो राह कहते हैं हम सोच के हेल्प से आए। तो 2 पेजेस करके आई विल एंड दिस एंड स्टार्ट अगेन फॉर द पार्ट 2। तो वो कहता है क्या उस समय के लोगों में से किसी एक को हमारे ग्रह से लेकर शुक्र ग्रह पर रखना संभव होता? क्या वो जीवित रहता? क्या स्थितियां बहुत आगे? ठीक से सुनाई नहीं दिया। तो वो कहता है कि डॉन के, अगर जब आप तब आए थे तो हमारे धरती से किसी एक इंसान को शुक्र पे आप लेके जा सकते, तो क्या ये पॉसिबल था कि आप उसे वीनस पे ले जाते और वो वहां पे जिंदा रहता? क्या वहां पर जो एटमॉस्फेयर है, हालात हैं, वो एक थर्ड डेंसिटी के इंसान के लिए सही हैं? तो रा कहते हैं कि शुक्र ग्रह की तीसरी घनत्वता की स्थितियां आपके लोगों के जीवन रूपों के रहने लायक नहीं है। मतलब कि वीनस 6 डेंसिटी का, फाइव फाइव डेंसिटी का, थर्ड डेंसिटी कंडीशंस ऑन वीनस, वीनस के ऊपर जो थर्ड डेंसिटी के कंडीशंस हैं, जो हालात हैं, वो आपके लिए सही नहीं है। वहां पे एटमॉस्फेयर अलग है के जीवन रूपों के रहने लायक नहीं है। उस ग्रहीय क्षेत्र की पांचवी और छठी घनत्वता पढ़ने सीखने सिखाने के लिए काफी अनुकूल अनुकूल है। मतलब वहां थर्ड डेंसिटी के लोग नहीं जा सकते, वहां पे फिफ्थ और सिक्स डेंसिटी के लोग जा सकते हैं। तो डॉन कहता है आप शुक्र ग्रह से परिवर्तन करने में कैसे सक्षम हो पाए? और मैं मानता हूं कि छठा आयाम जो, क्या वो अदृश्य था जब आप यहाँ पहुंचे होंगे? क्या आपको पृथ्वी पर चलने के लिए आपके आयामों को बदलना पड़ा? तो मतलब वो कहता है कि आप, अगर वहां पर ऐसे कंडीशंस हैं कि थर्ड डेंसिटी वाले वहां नहीं रह सकते, तो आप वीनस से धरती पे आके कैसे रह पाए? आपने क्या अपने शरीर में कोई बदलाव किए? आप 6 डायमेंशन के होंगे, इसका मतलब आप इनविजिबल होंगे, आप सिर्फ रोशनी होंगे। तो क्या धरती पर आकर यहाँ पर इंसानों के बीच चलने के लिए आपने अपनी डायमेंशन या अपनी डेंसिटी में कोई बदलाव किया था? तो रा कहता है आपको वायु का अभ्यास तो याद होगा। शून्यता में विलीन होना एकता में विलीन होना है, क्योंकि कोई शून्यता नहीं है। छठे आयाम से हम सोच के द्वारा रोशनी के प्रत्येक कण या विकृत रोशनी में मौजूद अनंत बुद्धिमानता से हेर फेर करने में सक्षम है, ताकि हम हमारे छठी घनत्वता के मन शरीर आत्मा समूह की तीसरी घनत्वता में
आई शुड हैव क्लोज द विंडो। यहाँ पे दिन में कम से कम 10 बार हेलीकॉप्टर जाता है। तीसरी घनत्वता में दिखाई देने वाले एक प्रतिरूप में स्वयं को ढाल सकें। हमें इस तरह के प्रयोग की अनुमति उस महासभा द्वारा दी गई जो इस ग्रह की रखवाली करती है। मैंने प्रेयर नहीं की। कोई बात नहीं, अब कर लेती हूँ। प्रेयर मुझे ढूंढनी पड़ेगी। हाँ। लॉ क्या है? लॉ एक है। हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हम महासंघ की जानकारियों और सामग्रियों के, देवयानी, राधिका, किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया, मुझे याद तो दिला देते। महासंघ की जानकारियों और सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना सिखाना चाहते हैं। हम रा कुओ महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो कि एक अनंत रचेता की सेवा में कार्यरत हैं, उनको क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो सभी एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के ग्रुप के आसपास किसी भी मंच पर इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास, उनके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभ चिंतकों और उनके घरों के आसपास, उनके काम, उनके दुकान, उनकी जॉब वाली जगह के आसपास प्रेम और एक अनंत रचेता के प्रेम और प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी विचार रूप को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए हम आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जब हीलिंग सिखाई थी 5th चैप्टर में, तो उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ एयर कुछ सिखाई थी। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको वो याद है? शून्यता में विलीन होना, एकता में विलीन होना है। मतलब ये जो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं में भी ईश्वर है। ईश्वर का कण कण है। तो जब आप इस हवा में कुछ नहीं में कुछ नहीं हो जाते हो और एक हो जाते हो, तो आप लॉ ऑफ वन के तहत एक एकता, मतलब ईश्वर में और आप में, तो आप एकता में विलीन हो जाते हो। क्योंकि कुछ नहीं जैसा कुछ नहीं होता। देर इज नथिंग कॉल्ड नथिंग। एवरीथिंग हैज समथिंग, समथिंग, और यू कैन से गॉड एनर्जी। जैसे निरंकारी मिशन में इसे कहते हैं कि निराकार। इस स्पेस में भी, इस मुट्ठी में भी, इसमें भी जो थोड़ी सी जगह है, उसमें भी निराकार का वास है, निरंकार का वास है। तो वो कहते हैं कि छठे आयाम से हम सोच के द्वारा रोशनी के प्रत्येक कण या विकृत रोशनी में मौजूद अनंत बुद्धिमानिता से हेरफेर करने में सक्षम हुए। मतलब कि हम इस रोशनी में घुल गए। अनंत बुद्धिमानिता की रोशनी के अंदर हम रोशनी बन गए, ताकि हम हमारी छठी घनत्वता के मन शरीर आत्मा समूह के तीसरे घनत्वता में दिखाई देने वाले एक प्रतिरूप में स्वयं को ढाल सके, ताकि हम एक शरीर, एक तरह से तीसरी डेंसिटी में जो रह सकता है, इस तरह का एक शरीर जो है उसमें ढल सकें। तो सोच से उन्होंने अपना शरीर बनाया और सोच से वो उसके अंदर घुल गए। अम इसमें हमें इस तरह के प्रयोग की अनुमति उस महासभा द्वारा दी गई जो इस ग्रह पर रखवाली करती है। तो जो कॉन्फेडरेशन है या जो ग्रेट असेंबली, जो काउंसिल ऑफ 9, जो इस धरती या इस सोलर सिस्टम की देखरेख करती है और फैसला करती है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें वेल ऑफ फॉरगेटिंग लगानी चाहिए, इस तरह की सारी चीजें वो जो डिसाइड करते हैं, उन्होंने हमें इसकी परमिशन दी। क्योंकि वैसे और इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन दी। तो from the sixth dimension we were able through thought to manipulate the infinite intelligence present in every particle of light or distorted light, so that we can mold ourselves into the replica of our sixth density mind body complex as seen in the third density। तो अपने सिक्स डेंसिटी बॉडी, जो लाइट बॉडी थी, उसको लेकर वो थर्ड डेंसिटी बॉडी में आए घुलकर। एंड वी वर ग्रांटेड परमिशन। तो वो कहता है कि ये महासभा कहाँ है? तो ये जो कॉन्फेडरेशन है या काउंसिल ऑफ 9 है, ये कहाँ है?
तो वो कहते हैं कि ये महासभा शनि ग्रह के अष्टक या 8वें आयाम में स्थित है, सैटर्न के 8th डायमेंशन में स्थित है। ये एक ऐसा क्षेत्र में है जिसे आप तीसरे घनत्वता के शब्दों में रिंग्स ऑफ सैटर्न बोलते हैं। तो जो रिंग्स ऑफ सैटर्न है वो 8th डायमेंशन में है, और उस 8th डायमेंशन में ये काउंसिल ऑफ नाइन जो है या ग्रेट असेंबली बोला है, कॉन्फेडरेशन जो है ये वहां पर होती है। तो एक्चुअली कॉन्फेडरेशन को काउंसिल ऑफ नाइन बोलती है कि क्या करना है, और ये सभी वहां रिंग सैटर्न के रिंग्स के ऊपर मिलते हैं, वहां पे उनकी ये सभा लगती है। तो कॉन्फेडरेशन का हिस्सा रहा है। तो ये लोग सब काउंसिल ऑफ नाइन जो है वो यू कैन से गॉड एनर्जी है, या गॉड के आस पास रहते हैं, जो गॉड की सेवा करते हैं या गॉड के गुण गाते हैं, और उनके ब्रह्मांड उनके आदेश अनुसार ब्रह्मांड में कार्य करते हैं। सो आप जैसे लोग जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, क्या इस सौर मंडल में अन्य ग्रहों पर भी पाए जाते हैं? तो डॉन कहता है कि जिस तरह पीपल लाइक यू, तो वो, अच्छा, आई शुड हैव ओपन द इंग्लिश पार्ट। ओके, तो वो कह रहा है कि क्या आप जैसे लोग, जैसे आप धरती पर आते हैं तो और प्लैनेट्स के ऊपर भी जाते हैं? तो वो कहता है कि राह कहता है कि क्या आप स्पेस टाइम प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं या स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं? मतलब क्या आप धरती की जानकारी मांग रहे हैं, या इस पूरे ब्रह्मांड की जानकारी या सोलर सिस्टम की जानकारी मांग रहे हैं, और वो भी क्या आप इस पल की जानकारी मांग रहे हैं या हमेशा, मतलब स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम? तो डॉन कहता है दोनों की। तो राह कहता है आपके अतीत में यानी पास्ट में एक समय स्थान में आपके सौर मंडल के एक ग्रह पर तीसरे घनत्वताओं के जीवों की आबादी थी, मतलब थर्ड डेंसिटी के लोग रहा करते थे एक ग्रह पर। इस ग्रह को अलग अलग नामों से बुलाया गया है, लेकिन आपके लोगों द्वारा आमतौर पर इसे मैल्डेक कहते हैं। तो मैंने रा ने इस लॉ ऑफ वन में एक किताब का जिक्र किया है। मैं हमेशा उस किताब का नाम भूल जाती हूँ। अ, वो किताब का एक सेशन, मैंने एक चैप्टर पढ़ा था और उस पे एक छोटा सा वीडियो बनाया था। उस किताब में ये लिखा है कि मैल्डेक का असल में नाम था लुसिफर। तो लुसिफर किसी सेटन का नाम नहीं है। और वेट, मैं वो किताब लेकर आती हूँ, उसका नाम बताती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम से लोग कह रहे हैं कि नहीं ये कैसे हो सकता है। होल्ड ऑन, मैं वो लेकर आती हूँ और